गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियोस में हमने चैप्टर के अंदर कंप्लीटली रूट, स्टेम, लीफ इनके बारे में एकदम अच्छे से देखा। देन हमने देखा कि पुष्पक्रम जो है वो कैसे होता है, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट जो वीडियो था उस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार से इन्फ्लोरेसेंस जो है यानी कि पुष्पक्रम होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक ससीमाक्षी और एक असीमाक्षी। ये क्या था? ये पौधे के ऊपर पुष्प के लगने का क्रम यानी कि सीक्वेंस था। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पुष्प जो है ना, तो वो पुष्प जो है वो कैसे होता है। ठीक है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एक जो फ्लावर है ना, एक जो फ्लावर है, इस तरीके से मान लीजिए कि ये सतह है। ठीक है, सतह के ऊपर इस तरीके से ये मान लीजिए तना है और ये आपके रूट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तने के ऊपर इस तरीके से मान लीजिए ये ब्रांचेज है और इन ब्रांचेज के ऊपर इस तरीके से मान लीजिए लग रखी होती है लीफ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, एक जो पौधा है ना, पौधे के नोड और इंटरनोड यानी कि पर्व और पर्व संधियों के पास से एक कलिका निकलती है ना, एक जो है कलिका निकलती है इस तरीके से। मान लीजिए कि ये ऐसे जो कलिका निकली है, इस कलिका को कहते हैं दोस्तों आपके बर्ड। क्या कहते हैं? बर्ड यानी कि कलिका। ठीक है, या इसको आप पुष्प कलिका भी कह सकते हो। ये कलिका है ना, यानी कि ये बर्ड जो है आगे, मान लीजिए अपन यहां बात करते हैं, ये आगे ग्रो होकर के आपके जो फ्लावर है, फ्लावर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो कलिका है या बर्ड जो है वो ही आगे जाकर के आपके पुष्प के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि फ्लावर बनाता है। आज हम बात करेंगे कि जो ये फ्लावर है, एक पुष्प जो है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, एक जो पुष्प है, पुष्प का दोस्तों ये जो भाग है ना, जिसको मैं अलग कलर से बता रहा हूं, ये जो भाग है, इस भाग को कहते हैं दोस्तों पुष्प वृंत। क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है दोस्तों पुष्प वृंत। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहा जाता है, यानी कि पेडिकल। ठीक है, और इसका ये जो भाग है ना, जहां ये अटैचमेंट रहता है फ्लावर के विभिन्न भागों से, इस भाग को कहते हैं दोस्तों पुष्पासन। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों पुष्पासन। पुष्पासन यानी कि थैलेमस। ठीक है, अब इस फ्लावर को ही हम यहां जूम करके देख रहे हैं कि ये फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि फ्लावर का देखिए, एक काम करते हैं, आप दिमाग में एक फूल का जो पिक्चर है वो दिमाग में रखें। मान लीजिए रोज है ना, गुलाब। तो गुलाब के जो वो भाग जो आप पकड़ते हो, उसको अपन कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में डंडी कहते हैं। तो वो जो डंडी है, उस डंडी को कहा जाता है दोस्तों आपके पुष्प वृंत। और इसी डंडी के ऊपर जितने भी भाग है पुष्प के, है ना, वो सारे पाए जाते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पुष्प वृंत है और ये जो कलाई वाला पार्ट है, इसको मान लीजिए पुष्पासन यानी कि थैलेमस है। और ये जो सभी जो भाग है, ये फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, रिपीट कर रहा हूं कि जो पुष्प है, पुष्प का जो मेन जो भाग है, जो मुख्य तने या शाखाओं के साथ में अटैचमेंट रहता है, उस अटैचमेंट को आपके पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक, अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, एक जो फ्लावर है, फ्लावर का ये जो भाग है, जैसे ये मान लीजिए पुष्प वृंत हो गया। ठीक है, इसके ऊपर का कुछ स्वेल किया हुआ पार्ट होता है, वो आपके पुष्पासन। थोड़ा सा इलाज किया जाता है। देखिए, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे अगर बात करें कि आउटर मोस्ट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, जिनकी संख्या अलग अलग पादपों में अलग अलग होती है, इस तरीके से।
तो देखिए दोस्तों, एक पुष्प के सबसे बाहर लीफ की तरह जो स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं दोस्तों बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल यानी कि सेपल। क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य दल या सेपल कहते हैं। और इनके समूह को, है ना, देखिए इनकी जो संख्या है 4, 5 या अधिक हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी फिंगर है ना, अंगुलियां, इसको भी अंगुली, इसको भी अंगुली, इसको क्या कहते हैं? पुट्ठी या पंजा, है ना। तो ठीक इसी तरीके से बाह्य दल एक पीस को कहते हैं, और इसका जो पूरा चक्र है, इस पूरे चक्र को कहते हैं दोस्तों बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज क्या कहा जाता है? बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं दोस्तों कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैलिक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैलिक्स जो है ये आपके हरे रंग की संरचना होती है। ठीक है, ये कुछ हद तक प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। क्लियर? इनका जनन में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, ये जनन में सहायता करते हैं, तो इसलिए ये सहायक चक्र के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो एक पुष्प का सबसे बाहर का पहला जो चक्र है वो दोस्तों बाह्य दल पुंज के रूप में होता है। ठीक है, अब बात करें बाह्य दल के बाद में एक और जैसे कलर जो स्ट्रक्चर्स होती है, और इस कलर स्ट्रक्चर को कहते हैं दोस्तों आपके, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों दल। क्या कहते हैं? दल यानी कि पेटल। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? पेटल। इसको कहते हैं आपके सेपल। ठीक, तो देखिए दल यानी कि जो पेटल है एक पीस को, है ना, इसी को हम लोकल लैंग्वेज में अपनी भाषा में पंखुड़ियां कहते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रकार के जो कलरफुल जैसे लाल, गुलाबी, सफेद, तो ये कलर्ड जो स्ट्रक्चर है एक पुष्प के अंदर वो आपके दल या पेटल कहलाती है। इनके समूह को, तो दोस्तों इनके समूह को भी यही कहा जाता है दल पुंज। क्या कहते हैं? इनके समूह को कहा जाता है दोस्तों दल पुंज यानी कि कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला कहा जाता है। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, कोरोला को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कैलिक्स को कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह भी लिख देता हूं। देखिए इसको कैपिटल C से लिखा जाता है और इसको लिखा जाता है दोस्तों कैपिटल K से। ठीक है, कब? जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के फैमिलीज यानी कि कुल के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर में आखिरी पॉइंट है, वहां हम इन चीजों को और अच्छे से देखेंगे। फिलहाल आप एक चीज ध्यान रखें दोस्तों कि हर एक जो पहलू है जिसकी हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी से पहले तक का, तो उनको आप एकदम ध्यान से और इत्मीनान से सुनिएगा। अगर आपने पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देखिएगा, कारण कि टैक्सोनॉमी एक आपके 11th का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और वहां हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कब? जब हमने अच्छे से बेसिक नहीं किया हुआ होता है। तो मैं आपको मेरी तरफ से जितने अच्छे से बेसिक जो है वो आपको बताता, साथ साथ में चलता रहूंगा। जब टैक्सोनॉमी जब हम बात करेंगे यानी कि विभिन्न प्रकार की जो फैमिलीज है, जैसे फैबेसी, सोलेनेसी, है ना, लिलिएसी, जो हमारे सिलेबस में है, तो उनमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो दल है, दल होते हैं आपके रंगीन। क्या होते हैं? ये रंगीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये रंगीन होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्ड फुल होते हैं। और बात करें तो इनके अंदर विशेष प्रकार की दोस्तों क्या होती है? गंध होती है, यानी कि स्मेल होती है, अच्छी अच्छी खुशबू आती है, जैसे मोगरा है, चंदन है, गुलाब है, वगैरह वगैरह, है ना। तो गंध है। उसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके अंदर मकरंद, क्या होता है दोस्तों? मकरंद ग्रंथि या मकरंद इनके अंदर पाया जाता है। अब बात आती है कि चलिए मकरंद, इसको नेक्टर्स कहते हैं। दोस्तों ये डिफरेंट डिफरेंट कलर वाले चटकदार, है ना, चटकीले यानी कि चमकीले रंग की ये स्ट्रक्चर होती है, और इन्हीं स्ट्रक्चर, इन्हीं गंध और इन्हीं मकरंद की वजह से इंसेक्ट जो है, कीट पतंग जो है, वो यहां इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये आकर्षण के लिए जरूरी है।
यूं मान लीजिए। और यहां एक पौधे के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, पौधे के जीवन की महत्वपूर्ण एक घटना है, उसमें ये बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं, और वो है दोस्तों परागण। परागण यानी कि पॉलिनेशन। अब बात आती है कि सर ये परागण क्या है। तो परागण को मैं यहां आपको एक डेफिनेशन के रूप में बता देता हूं शॉर्ट लाइन में, सिंगल, कि परागण का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों जो परागण है ना, परागण, वैसे ये आपका 12th में टॉपिक आएगा, तो आप इसको एकदम अच्छे से समझ लें कि परागण का मतलब है क्या। और ये चीजें मैं आपको दोस्तों बार बार कहता हूं कि आप 11th को बहुत अच्छे से कीजिएगा। कारण क्या है कि इसका काफी जो एडवांटेज है ना, वो आपको 12th में मिलेगा। कारण एक और ये कि 11th में काफी ऐसी चीजें हैं जो 12th में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और आपको उस टॉपिक को समझने में आसानी रहती है। जैसे कि ये परागण। अब परागण 12th में पूरा एक टॉपिक है, तो अगर आपको ये दिमाग में अच्छे से होगा कि परागण का मीनिंग क्या है। देखिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉलिनेशन, पहले इसको अगर बात करूं तो अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये है क्या, उसके ऊपर चर्चा करें तो देखिए दोस्तों, परागण जो है, पॉलिनेशन जो है, वो वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प का नर भाग, जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी, है ना, तो पुष्प के नर भाग का मादा भाग के ऊपर गिर जाना, है ना। तो अभी हम सारे स्ट्रक्चर देखेंगे कि नर भाग कौन सा है, मादा भाग कौन सा है। तो अभी हाल फिलहाल आप इतना समझिए कि मान लीजिए पुष्प का नर भाग है ना, जिसको परागकण कहते हैं, यानी कि पॉलिन ग्रेन, और फीमेल का जो टॉप पार्ट है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। तो पॉलिन ग्रेन है ट्रांसफर ऑन स्टिग्मा। परागकण का वर्तिकाग्र के ऊपर गिरना ही परागण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बात करें कि किसे कहते हैं, तो देखिए पुष्प के नर भाग है ना, तो ब्रैकेट में बात कर लेते हैं, नर भाग यानी कि परागकण यानी कि पॉलिन ग्रेन, ठीक है दोस्तों। तो पुष्प के नर भाग का मादा भाग है ना, तो मादा भाग के रूप में बात कर लेते हैं वर्तिकाग्र है ना, यानी कि स्टिग्मा, ठीक है दोस्तों। तो पुष्प के नर भाग यानी कि परागकण का मादा भाग पर गिरना या स्थानांतरित होना, स्थानांतरित ब्रैकेट में लिख देता हूं, गिरना है ना, स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। स्थानांतरित होना परागण कहलाता है, या कहते हैं परागण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी आप फिलहाल तक समझ लीजिए कि पुष्प के नर भाग का मादा भाग के ऊपर गिरना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, यानी कि पॉलिनेशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए रिपीट कर रहा हूं कि दल जो है, दल एक पीस को कहते हैं, पूरे समूह को दलपुंज यानी कि पेटल इंडिविजुअल पीस को, और कोरोला जो है वो आपके ग्रुप ऑफ पेटल है ना, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला, यानी कि दल, विभिन्न प्रकार दलों के जो समूह है उन समूह को कहते हैं आपके दलपुंज। ये रंगीन होते हैं, ठीक है दोस्तों, और इनमें विशेष प्रकार की गंध होती है, ये मकरंद युक्त होते हैं, और इसमें परागण की जो क्रिया है वो किया जाता है। तो इसी पर एक अच्छा सा गाना है, भंवरे ने खिलाया फूल को ले गया राजकंवर, है ना, सुना हुआ होगा, बहुत पुराना अच्छा गाना है वैसे। तो फ्लावरिंग जो होती है, तो जो कीट पतंग वगैरह है ना, तो वो आकर के बैठते हैं, बैठ करके दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं। तो दोस्तों जब ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जब ट्रांसफर होते हैं, उस दौरान नर भाग को उठा करके किसी दूसरे पुष्प पर पटक दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। अब दोस्तों ये जो दोनों है ना, कौन सा, एक नंबर आपके बाह्य दलपुंज, 2 नंबर हो गया आपके दलपुंज।
तो दोस्तों ये दोनों जो हैं ये सहायक चक्र के अंदर आते हैं, यानी कि जनन में भाग नहीं लेते लेकिन सहायता करते हैं। इसलिए फर्स्ट चक्र और सेकंड चक्र इन दोनों को पुष्प का सहायक चक्र भी कहा जाता है। अब देखिए, अब होता क्या है दोस्तों कि पुष्प के थर्ड चक्र के रूप में, पुष्प में थर्ड चक्र के रूप में विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है और इस विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर को दोस्तों कहते हैं आपके पुष्प का नर भाग। कैसे? तो देखिए, तो ये जो भाग है ना, जिसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, ये पार्ट और इसमें ये पार्ट है ना, तो इस पार्ट को कहते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है परागकोश। परागकोश, ठीक है दोस्तों। ये जो भाग है इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इस भाग को कहते हैं दोस्तों संयोजी। संयोजी। और ये जो डंडी की तरह जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है दोस्तों पूतंतु। पूतंतु यानी कि फिलामेंट। तो देखिए, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट, और दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पुंकेसर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है पुंकेसर यानी कि स्टेमन। तो इसको भी अच्छे से देखिए कि जो पीस है, एक पीस को कहा जाता है पुंकेसर, और ग्रुप ऑफ स्टेमन जो है, बहुत सारे जो पुंकेसर है उनको सामूहिक रूप से दोस्तों कहा जाता है आपके पुमंग यानी कि एंड्रोशियम। और ध्यान रखना दोस्तों, ये पुष्प का कौन सा भाग होता है? ये पुष्प का दोस्तों नर भाग होता है। क्या होता है? एक पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, ऊपर का जो मेन भाग है गोल, उसको कहते हैं परागकोश और पूतंतु के बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं संयोजी, और लास्ट डंडी जो भाग उसको बोलते हैं पूतंतु। परागकोश में इतना ही एक बार लिखूंगा कि परागकोश के द्वारा परागकण का निर्माण किया जाता है। परागकण यानी कि पॉलिन ग्रेन। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, ये तो दोस्तों आप 12th में समझोगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि परागकोश, इसको एंथर कहते हैं, और एंथर के अंदर आपके पॉलिन ग्रेन यानी कि परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पुष्प का जो आखिरी का जो चक्र है, पुष्प का जो आखिरी जो चक्र है जो कुछ इस तरीके से होता है। पुष्प का आखिरी जो चक्र है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, पुष्प का जो आखिरी जो चक्र है वो कुछ इस तरीके से फ्लास्क नुमा आपको दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पुष्प का फ्लास्क नुमा जो भाग है, इस भाग का जो टॉप पार्ट है, ये इसको कहा जाता है दोस्तों आपके वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। ये जो भाग है इसको कहा जाता है वर्तिका यानी कि स्टाइल, और लास्ट वन ये जो भाग है, इस भाग को कहा जाता है दोस्तों आपके अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। और ध्यान रखना दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है आपके जायांग। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है जायांग। क्या कहा जाता है? जायांग यानी कि गाइनोशियम। और ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये एक पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? ये एक पुष्प का मादा भाग होता है। तो दोस्तों, हर एक फ्लावर के पार्ट को अलग अलग करके मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है कि किस प्रकार से एक पुष्प के अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। तो इसको एक बार इस तरीके से अपना देख सकते हैं, ऐसे। तो देखिए, एक जो फ्लावर है ना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के रूप में अगर बात करें तो कैलिक्स, जिसको हमने देखा था कि एक पुष्प के सबसे बाहर का भाग है, राइट। तो एक बार रफ डायग्राम यहां और ड्रॉ कर रहा हूं कि देखिए, लास्ट जो भाग है, जैसे ये कौन सा भाग होता है दोस्तों? ये हो गया मान लीजिए पुष्पासन और आपकी क्या नाम है, पुष्परंध्र। तो ये इसके सबसे बाहर का ये जो भाग है लीफ की तरफ, है ना, ये जो अभी हमने यहां से डायग्राम में ड्रॉ की थी ऐसे। तो ये जो भाग है दोस्तों, इस भाग को कहा जाता है आपके
बाह्य दल या क्या कहते हैं दोस्तों, कैलिक्स। ठीक है, देन इसके बाद में जो कलर स्ट्रक्चर है, कलर जो स्ट्रक्चर है, उस कलर स्ट्रक्चर को दोस्तों हमने बात की थी, क्या कहते हैं, इस कलर स्ट्रक्चर को कहते हैं दोस्तों आपकी कोरोला यानी कि दल। देन एंड्रोशियम यानी कि पुमंग, यानी कि पुमंग। तो देखिए दोस्तों, पुमंग यानी कि एंड्रोशियम एक पुष्प का कौन सा भाग होता है, एक पुष्प का नर भाग होता है, जिसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया था, ऐसे। ठीक है, देन लास्ट जो पार्ट है गाइनोशियम, और गाइनोशियम दोस्तों एक पुष्प का, गाइनोशियम यानी कि जायांग, और जायांग जो है एक पुष्प का दोस्तों मादा भाग होता है ना, एक फ्लास्क की तरह स्ट्रक्चर होती है, जो कि लास्ट वन इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ किया था, ऐसे। ठीक है, तो ये एक पुष्प के विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं, और इसको इस तरीके से आप यहां देख सकते हैं, पेडिकल, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। तो पुष्प को उनकी संरचना के आधार पर यूं कह सकते हैं कि इनमें 4 चक्र होते हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। ये जो दोनों हैं इनको कहते हैं दोस्तों जनन चक्र, और लास्ट जो ये दोनों हैं इनको कहा जाता है दोस्तों सहायक चक्र। क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है दोस्तों सहायक चक्र। क्लियर? अब देखिए, अब दोस्तों यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होती है, उसको आप गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। अगर किसी भी पुष्प में सॉरी, अगर किसी भी पुष्प में ये सारे भाग मौजूद है ना दोस्तों, अगर किसी भी पुष्प में ये सारे भाग मौजूद है ना, तो उस पुष्प को दोस्तों कहा जाता है आपके पूर्ण, क्या कहा जाता है, पूर्ण यानी कि कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। और यदि इनमें से कोई भी एक भाग कम हो तो ऐसे पुष्प को दोस्तों कहा जाता है आपके अपूर्ण। ठीक है दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पुष्प के सभी भाग हो, है ना, पुष्प में सभी भाग या अंग मौजूद या उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प है ना, तो ऐसे पुष्प को पूर्ण पुष्प कहा जाता है। और यदि इनमें कोई भी एक भाग है ना, कोई भी एक भाग या एक अंग अब्सेंट हो, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण फ्लावर कहा जाता है। मान लीजिए इसको कि किसी पुष्प में एंड्रोशियम नहीं है ना, यानी कि एक लिंगी फ्लावर है ना, एक लिंगी जो पुष्प है, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है, उसमें मान लीजिए एंड्रोशियम नहीं है, तो उसको कंप्लीट नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए गाइनोशियम नहीं है, ठीक है, किसी के अंदर मान लीजिए कोरोला नहीं होता, तो अगर पुष्प के ये जो मुख्य जो भाग है, इनमें से कोई भी एक अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प को दोस्तों आपके क्या कहा जाता है, ऐसे पुष्पों को कहा जाता है अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इनसे संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, तो उन शब्दावलियों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो अभी हमने देखा था कि जो पुष्प है आपके 2 प्रकार से हो सकता है, पुष्प पूर्ण पुष्प यानी कि पुष्प के सभी भाग मौजूद हो, है ना, पुष्प के सभी भाग या अंग जो है, अंग क्या होते हैं दोस्तों, उपस्थित यानी कि प्रेजेंट। ठीक है, सेकंड नंबर बात करें तो अपूर्ण पुष्प या फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर के रूप में बात करें तो पुष्प का कोई एक भाग है ना, पुष्प का कोई एक भाग या अंग अब्सेंट हो यानी कि नहीं पाया जाए। ठीक है दोस्तों, अब यहां इंपॉर्टेंट चीज एक और देखिए, थर्ड नंबर अगर बात करें तो है सममिति। देखिए अगर पुष्प को याद करो दोस्तों, आपको मैंने जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, उसमें सममिति करवाई थी, है ना, तो वही सममिति यहां पर भी फॉलो की जाती है।
कैसे कि अगर एक पुष्प को किसी भी एंगल से काटे, है ना, तो बराबर अगर भाग हो जाए तो उसको दोस्तों कहा जाता है आपके त्रिज्या सममित। इसमें क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है त्रिज्या सममित। क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिज्या सममित, है ना। तो पुष्प को ऐसे काटा जाए, है ना, या यूं किसी भी एंगल से काटा जाए जिसमें कंप्लीट सारे भाग आ जाए, है ना, यानी कि जो भी पीस बने वो इक्वल बने, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, तो त्रिज्या सममित को इस तरीके से इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस करके, गोल बना करके और बीच में प्लस। अब गौर से सुनिएगा, आगे जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां एक शब्द आएगा कि पुष्प त्रिज्या सममित, यानी कि फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक। तो त्रिज्या सममित जो होगा, है ना, तो उसमें आपको इस सिंबल के रूप में उसको बताना होगा जब हम पुष्प सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो देन इसी से संबंधित है अगला, इसी से संबंधित है 4th नंबर। अगर बात करें, एक व्यास सममित, एक व्यास सममित, यानी कि पुष्प के केवल एक सेक्शन से 2 टुकड़े बन सकते हैं, है ना। तो दोस्तों इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे प्रतिशत के निशान से। ठीक है, देन और बात करें कि जो पुष्प है ना, पुष्प के अंदर कुछ बाह्य स्ट्रक्चर भी होती है। कई बार एक फ्लावर जो होता है, इधर देखिए, जैसे कि देखिए फ्लावर है ना, तो फ्लावर के बाहर कुछ विशेष संरचना और लगी रहती है लीफ की तरह, यहां ऐसे। इनको कहा जाता है दोस्तों सहपत्र। क्या कहते हैं, सहपत्र। इनको कहते हैं सहपत्र, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रैक्ट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रैक्ट। तो सहपत्र किसी पुष्प में हो सकते हैं और किसी पुष्प में नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसके आधार पर, है ना, इसके आधार पर अगर बात करें तो सहपत्र, है ना, सहपत्र यदि हो, है ना, तो सहपत्र युक्त पुष्प, तो उसके लिए लिखते हैं दोस्तों बी आर। क्या लिखा जाता है, इसके लिए लिखा जाता है बी आर। तो दोस्तों हम कर क्या रहे हैं अभी, है ना, अभी हम बात कर रहे हैं सिंबल कि पुष्प से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों को भी देख रहे हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। तो देखिए सहपत्र अगर है तो बी आर, और इसी का है आपके सहपत्र युक्त, सहपत्र युक्त, है ना। और अगर सहपत्र ना हो, सहपत्र अब्सेंट हो, तो इसको लिखा जाता है दोस्तों ई बी आर। क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है दोस्तों ई बी आर, ऐसे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट बात करें, तो देखिए अपूर्ण हो गया, त्रिज्या सममित हो गई, एक व्यास सममित हो गया, सहपत्र है भी या नहीं भी है। उसके बाद में बात करें दोस्तों बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि बाह्य दलपुंज को दोस्तों लिखा जाता है आपके कैपिटल के से। कैसे लिखा जाता है दोस्तों, कैपिटल के से लिखा जाता है। देन बात करें दलपुंज यानी कि कोरोला, और कोरोला को दोस्तों लिखा जाता है आपके कैपिटल सी से, कैपिटल सी से। नेक्स्ट बात करें आपकी है पुमंग यानी कि एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम को लिखा जाता है दोस्तों कैपिटल ए से, कैपिटल ए से। एंड देन बात करें जायांग, जायांग दोस्तों पुष्प का मादा भाग है और इसको लिखा जाता है कैपिटल जी से, गायनोशियम को कैपिटल जी से लिखा जाता है। अब देखिए दोस्तों एक तो जायांग है, जायांग के 3 भाग होते हैं जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। जायांग के कितने भाग होते हैं दोस्तों, जायांग के 3 भाग होते हैं, है ना। जायांग के 3 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 3। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में दोस्तों ध्यान रखना बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या के आधार पर भी इसकी स्ट्रक्चर को अपन डिनोट करते हैं।
अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि जायांग जो है उसकी पोजीशन क्या है, जायांग जो है उस जायांग की पोजीशन क्या है। तो इस चित्र को दोस्तों थोड़ा अच्छे से देखिएगा और फिर हम आगे बात करेंगे इस टॉपिक को। देखिए, एक पुष्प जो है या पुष्प के विभिन्न प्रकार के जो भाग हैं, उन भागों का थैलेमस के साथ में क्या रिलेशन है। रिपीट कर रहा हूं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, बाह्यदल, दल है ना, यानी कि जो ये दो चक्र हैं, जनन चक्र और सहायक चक्र, ठीक है, इनकी पोजीशन क्या है उसके आधार पर दोस्तों जो फ्लावर है उनके उनके नाम है पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए, फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट को आप गौर से देखिएगा, हाइपोगाइनस। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपोगाइनस, अधिजायांगी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? अधिजायांगी या अधिजायांग कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें दोस्तों जायांग जो है ना, ये जो भाग जो आप देख रहे हो है ना, ये जो भाग देख रहे हो कौन है? ये जो भाग है ये है आपके जायांग, है ना, यानी कि फीमेल जो पूरा पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये थैलेमस के ऊपर है। आप इसको यूं समझिएगा, मान लीजिए ये थैलेमस है ना, तो थैलेमस के ऊपर का जो ये पार्ट है, ये सारा, ये पूरा भाग मान लीजिए आपके है गाइनोशियम यानी कि जायांग। बाकी जो भाग है लाइक बाह्यदल, दल, वो इसके नीचे लगे हुए होते हैं इस तरीके से। आप गौर से देखें कि इतना देखिए डिस्टेंस है, ये सारे बाहर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को दोस्तों कहते हैं हाइपोगाइनस, ठीक है। ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है? हाइपोगाइनस। देन अब आप इसको देखिए, लास्ट को, लास्ट यानी कि जो डी जो डायग्राम इसको देखिए, इसमें देखिए पुष्प का जो जायांग जो भाग है ना, पुष्प का जो अंडाशय वाला भाग है, इसको जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये जो भाग है ये आपके थैलेमस के अंदर धसा हुआ है। दोस्तों ये कौन है? ये दोस्तों कौन है? ये दोस्तों आपका है पुष्पासन। कौन है? पुष्पासन, है ना। तो पुष्पासन के अंदर धसा हुआ है कौन? जायांग का अंडाशय वाला भाग। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन के फ्लावर को, है ना, जिसमें जायांग अंदर धसा हुआ हो और बाकी सारे भाग, बाकी जैसे आपके बाह्यदल, यानी कि इसको मैं सिंबल के रूप में लिख रहा हूं कैलिक्स, ये आपके कोरोला, ठीक है, ये आपके एंड्रोशियम, ये सभी ऊपर की ओर हो, तो ऐसे फ्लावर को दोस्तों एपिगाइनस कहा जाता है। क्या कहते हैं? एपिगाइनस, ठीक है। अब बीच वाले डायग्राम को गौर कीजिएगा, तो देखिए ये कौन सा भाग है? ये तो है आपका पुष्पासन, पुष्पासन यानी कि थैलेमस। अब दोस्तों बीच वाले कंडीशन में गौर कीजिएगा, इसको दोस्तों कहा जाता है आपके पेरिगाइनस। क्या कहते हैं दोस्तों? पेरिगाइनस, है ना। तो इसको, इसमें आप भी कह सकते हो कि हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर टाइप की ओवरी, यानी कि आधा अधो जाएगी और आधा आपके अधि जाएंगी, ठीक है। इसमें देखिए, तो ये स्ट्रक्चर कौन सी है? ये है दोस्तों आपके पुष्पासन, है ना। तो अंडाशय जो है ये कौन है दोस्तों? ये है आपके अंडाशय, अंडाशय। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। अंडाशय देखिए ना तो प्रॉपरली अंदर है और ना ही प्रॉपरली बाहर है। तो ऐसी कंडीशन में जो ओवरी होती है दोस्तों, ओवरी को कहा जाता है हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर, ऐसे कुछ इस तरीके से कि इसका आधा जो भाग है नीचे और आधा भाग जो है वो ऊपर की ओर होता है। तो ऐसी पोजीशन को आपके पेरिगाइनस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेरिगाइनस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, इस डायग्राम की हेल्प से हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं जो था हमारा सिंबल। तो दोस्तों अब इस जायांग में जो गाइनोशियम है यानी कि ओवरी की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों आपके तीन ऑप्शन है। क्या दोस्तों? तीन ऑप्शन है। या तो ओवरी होगी सुपीरियर, इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्ववर्ती। तो ध्यान रखना, ओवरी हमेशा अगर ऊपर है ना, तो ओवरी को ध्यान रखना दोस्तों डंडी के ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि दोस्तों जो लाइन है वो ऐसे लिखी जाएगी, यानी कि जी को लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो आपकी ऐसे हो सकती है कि जी जो है जी को लाइन के नीचे, यानी कि ओवरी कौन सी होगी? ओवरी कौन सी होगी? आपके इंफीरियर यानी कि अधोवर्ती। थर्ड जो कंडीशन है दोस्तों, थर्ड जो कंडीशन है वो आपको ऐसी मिल सकती है कि जी लिखा हुआ होगा और जी के बीचों बीच लाइन होगी ऐसे,
ठीक है दोस्तों, तो ये आपको 3 कंडीशन मिल सकती है, ओवरी सुपीरियर, ओवरी इंफीरियर एंड हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर, जो आपने यहां बात की है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा और जो चेंजिंग है उसके ऊपर हम बात करते हैं। वो क्या है, देखिए गौर से देखिएगा दोस्तों कि आपको ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे कैलिक्स, कैलिक्स कौन है दोस्तों, कैलिक्स है आपका बाह्यदल पुंज। अब इसको लिखने का दोस्तों देखिए 2 तरीका है कि बाह्यदल यानी कि कैलिक्स की मान लीजिए संख्या 5 है तो इस तरीके से। अब ये कैलिक्स दोस्तों अगर जुड़े हुए हैं या फ्री हैं, यानी कि जो भी बाह्य जो दल है वो आपस में अगर जुड़े हुए हैं, है ना, तो दोस्तों इसको लिखा जाएगा ब्रैकेट में। और मान लीजिए ये आपके अलग अलग है ना, तो इसको दोस्तों केवल 5 से लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों संयुक्त बाह्यदलीय, इसको कहते हैं पृथक बाह्यदलीय। मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, है ना। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसका मीनिंग है पृथक बाह्य, पृथक बाह्य दलीय या दलीय, पृथक बाह्य दलीय या दल कह सकते हो, पृथक बाह्य दलीय, पृथक बाह्य दलीय। ठीक है दोस्तों, पृथक बाह्य दलीय, समझ में आ रही है बातें। अगर जो बाह्य दल है सारे अलग अलग हो, जुड़े हुए नहीं हो, ऐसी कंडीशन को कहते हैं आपके पृथक बाह्य दलीय। क्लियर। और यदि जुड़े हुए हो, यदि जुड़े हुए हो दोस्तों, है ना, तो इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं दोस्तों संयुक्त बाह्य दल या दलीय। क्लियर। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, ठीक इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो सी के ब्रैकेट में मान लीजिए 5, इसका मतलब क्या है, संयुक्त दलीय। और अगर इसको फ्री लिखा जाए, अगर इसको फ्री लिखा जाए तो केवल आप 5 लिखोगे। तो दोस्तों ये 5 तो मैंने आपको एग्जांपल के रूप में लिखा है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। क्लियर। तो अगर ब्रैकेट लिखा हुआ हो इसका मतलब जुड़े हुए हैं, और अगर ब्रैकेट नहीं है, खुले हैं, तो उसको पृथक कहते हैं। और दोस्तों सेम यही है, सेम इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हो एंड्रोशियम में, तो एंड्रोशियम में भी आप ब्रैकेट में स्टेमन की संख्या को लिखा जा सकता है, या फिर इसको आप ऐसे फ्री, इसको आप फ्री, जैसे मान लीजिए इनकी संख्या है, इसमें भी 5 लिख देते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे। क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहां एक कंडीशन आपको और मिल सकती है, यहां आपको एक कंडीशन दोस्तों और मिल सकती है जिसकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं। किसकी दोस्तों, एंड्रोशियम की। देखिए एंड्रोशियम के ऊपर गौर से देखिएगा दोस्तों, एंड्रोशियम को कई बार आपको ऐसा बता दिया जाएगा कि ये कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों को ऐसी लाइन से, इन दोनों को ऐसे लाइन या कैप के रूप में दिखाया जाता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसका मीनिंग है आपके जो पुंकेसर जो है वो कोरोना से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं दल लग्न पुंकेसर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने एक कंप्लीट जो फ्लावर है उस फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी है, जिसमें हमने 2 डायग्राम की सहायता ली है। जैसे एक ये डायग्राम को हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार की पोजीशन है ना, देन ये फ्लावर किस तरीके से पोजीशन हो गई, इस तरीके से ये इनके सिंबल्स हो गए। ठीक है, एंड ये आपके हो गया फ्लावर के विभिन्न प्रकार के भाग। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख रहे हो ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, कारण कि आगे हम विभिन्न प्रकार के जो फैमिलीज पढ़ेंगे, उसमें दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं इन सिंबल्स का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर मेरे किसी भी फ्रेंड्स, किसी भी स्टूडेंट को अगर ये याद नहीं होते हैं तो दोस्तों थोड़ी सी हमें दिक्कत आएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी फ्रेंड्स इसको एकदम अच्छे से समझ करके याद जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक समझ में आए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।